हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे इंटर स्टेट रिलेशन। इंटर स्टेट रिलेशन का मतलब ये होता है कि दो स्टेट के बीच में किस तरह से रिलेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, हार्मोनियस रिलेशन किस तरह से बना रहेगा, उसके लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, ये मेनली हम इस वीडियो के अंदर में कवर करेंगे। देखिए, इंडिया हैव द फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो गवर्नमेंट होते हैं, दो गवर्नमेंट जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो जिस तरह से सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है, रिलेशन बहुत जरूरी होता है, उसी तरह से दो स्टेट के बीच में भी रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है जब बात आती है फेडरल सिस्टम की तब। तो देखिए, इसके लिए संविधान के अंदर में काफ़ी प्रोविजंस है, जैसे कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इससे मतलब जो वाटर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होता है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लिखे गए। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन थ्रू द इंटर स्टेट काउंसिल, मतलब ये कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड किया जाएगा दो स्टेट के बीच में बाय अपॉइंटिंग द इंटर स्टेट काउंसिल। तो हम इसमें क्या समझेंगे कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है इसके क्या क्या रोल होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं और ये किस तरह से फंक्शन करता है, ये हम इस वीडियो के अंदर में समझेंगे। साथ ही साथ हम जो म्यूचुअल रिकॉग्निशन रहेंगे, पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड और जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग रहेगी एक स्टेट्स का दूसरे स्टेट के साथ, किस तरह से दोनों म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करेंगे पब्लिक एक्ट को, रिकॉर्ड को और जुडिशियल प्रोसीडिंग को, ये भी हम कवर करेंगे। देन हम समझेंगे फ्रीडम ऑफ द इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स। इसके लिए क्या प्रोविजन है संविधान के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, ये सभी चीजें मेनली हम इस वीडियो के अंदर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो देखिए, वाटर डिस्प्यूट कब होता है, जब कोई रिवर एक स्टेट से, ठीक है, निकलते हुए दूसरे स्टेट से भी गुजरती है, मतलब एक नदी दो स्टेट से क्या होती है, बहती है, तब इस केस में मेनली वाटर डिस्प्यूट हो सकता है। तो इसके लिए, इस वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आर्टिकल 262 में मेनली इसके लिए प्रोविजन लिखा गया है। इसमें यह लिखा है कि पार्लियामेंट जो है कोई भी लॉ बना के क्या कर सकता है, एडजुडिकेट कर सकता है जो भी वाटर डिस्प्यूट होता है बिटवीन द स्टेट, मतलब दो स्टेट के बीच में अगर कोई वाटर डिस्प्यूट होता है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो लॉ बना के क्या कर सकता है, एडजुडिकेट कर सकता है, उस प्रॉब्लम को, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकता है। साथ ही साथ जो पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगा, ठीक है, तो वो मेनली कहाँ पे वो, मतलब वो अप्लीकेबल रहेगा, उस डिस्प्यूट के लिए अप्लीकेबल रहेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो लॉ बनेगा पार्लियामेंट द्वारा, दैट विल बी द फाइनल, मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट है, इसके लिए इसमें उनका कोई भी जुरिडिक्शन नहीं रहेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द वाटर डिस्प्यूट। मतलब वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी अपर हैंड रहेगा दैट इज टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर रहेगा। तो इसमें वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में, मतलब किसी भी कोर्ट के पास कोई भी जुरिडिक्शन इस रिलेटेड में नहीं रहेगा। इसीलिए पार्लियामेंट ने मेनली ये दो एक्ट लेके आए, एक तो रिवर बोर्ड एक्ट 1956, साथ ही साथ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। तो ये जो पार्लियामेंट ने एक्ट लेके आए, ये किस लिए रिलेटेड, ये है मेनली टू द वाटर डिस्प्यूट। वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, एडजुडिकेट करने के लिए ये पार्लियामेंट ने दो एक्ट लेके आए, एक तो रिवर बोर्ड एक्ट 1956 और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ये दोनों एक्ट को अभी हम वन बाय वन कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले रिवर बोर्ड एक्ट 1956, ये मेनली किस लिए बनाया गया था, फॉर द इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन और इनसे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है, इनको डील करने के लिए रिवर बोर्ड एक्ट 1956 बनाया गया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे ही ये बनाया जाता है। अगर मान लीजिए, मतलब ये इसका मतलब ये हो गया कि हर स्टेट के लिए, मतलब हर रिवर के लिए ये जो है, मतलब ये बोर्ड है, रिवर बोर्ड, ये नहीं बनाया जाएगा। जब कोई स्टेट रिक्वेस्ट करता है कि हमारे ये जो रिवर हमारे स्टेट से बहती है उसके बिहाफ पे कोई बोर्ड बनाइए, देन ओनली द जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोर्ड बनाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। तो ये मेनली क्या है, एडॉक ट्रिब्यूनल है। एडॉक ट्रिब्यूनल है, किससे रिलेटेड डील करता है, ये जो भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 लाया गया है। इसमें इसके जो डिसीजन होंगे दैट विल बी द फाइनल, और वो बाइंडिंग रहेंगे, ठीक है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जुरिडिक्शन नहीं रहेगा, साथ ही साथ किसी भी कोर्ट का इसमें जुरिडिक्शन नहीं रहेगा। तो इसके बेस पे, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट पे बेस पे मेनली नाइन्थ वाटर डिस्प्यूट
ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, ठीक है, जैसे कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल हो गया, गोदावरी नर्मदा वाटर डिस्प्यूट हो गया, रावी एंड बींस वाटर डिस्प्यूट, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, महादया वाटर डिस्प्यूट, महानदी वाटर डिस्प्यूट, इस टाइप से अलग अलग डिस्प्यूट बनाए गए जो मेनली रिजॉल्व करते हैं वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द डिफरेंट स्टेट। अलग अलग स्टेट के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट होता है उनको रिजॉल्व करने के लिए और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट क्या कर रहा है, ट्रिब्यूनल बना रहा है, ठीक है, और ये ट्रिब्यूनल उसको उस वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। ये है मेनली दो एक्ट जो मेनली पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए हैं। अब हम समझेंगे इंटर स्टेट जो काउंसिल होती है उसके क्या क्या काम होते हैं। देखिए जो इंटर स्टेट काउंसिल है ये बनाई गई है आर्टिकल 263 के द्वारा, ठीक है, तो ये इंटर स्टेट काउंसिल बनी गई आर्टिकल 260 के द्वारा। ये क्या काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन द स्टेट या बिटवीन द मतलब दो स्टेट के बीच में या सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई है। इसको बनाया गया मतलब इसको इस्टेब्लिश किया गया बाय द प्रेसिडेंट। इसके क्या क्या रोल है, सबसे पहले तो जो डिस्प्यूट होता है बिटवीन द स्टेट, दो स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है, वाटर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको इंक्वायर करना या उनके ऊपर एडवाइस देना, ठीक है, इंक्वायरी करना और एडवाइस देना, ये इसका काम होता है। देन ये क्या करता है, अगर मान लीजिए दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है तो उन दो स्टेट के डिस्प्यूट से मेनली क्या कॉमन इंटरेस्ट निकल सकता है, मतलब ऐसी क्या दोनों के बीच में ऐसी कौन सी चीज़ निकल सकती है जो दोनों के लिए फायदेमंद रहेगी, कॉमन इंटरेस्ट की रहेगी, तो उसको इन्वेस्टिगेट करता है और उसको डिस्कस करता है ये दोनों स्टेट के बीच में। साथ ही साथ ये क्या है, मेनली रिकमेंडिंग बॉडी है, मतलब ये कि अगर मतलब दो स्टेट के बीच में या सेंटर और स्टेट के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, ठीक है, ये क्या करती है, अपना प्रयास करती है और साथ ही साथ अपना रिकमेंडेशन देती है। तो देखिए जो आर्टिकल 131 है ये मेनली क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि जो भी लीगल कंट्रोवर्सी होती है बिटवीन द स्टेट उसको डील करता है। तो इस केस में जो इंटर स्टेट काउंसिल है इसके जो डिसीजन रहेंगे रिलेटेड टू द ये जो भी लीगल डिसीजन देगा या कोई भी देगा दैट विल बी द मेनली रिकमेंडिंग, ये मेनली रिकमेंड करता है, इसके डिसीजन फाइनल नहीं होते। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं दो स्टेट के बीच में जो भी लीगल कंट्रोवर्सी होती है तो इन दैट केस अंडर आर्टिकल 131 जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन रहेंगे वो क्या रहेंगे, बाइंडिंग रहेंगे, मतलब वो स्टेट को मानना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल के जो डिसीजन रहेंगे वो क्या रहेंगे, रिकमेंडिंग रहेंगे, ठीक है, वो फाइनल नहीं रहेंगे। ये क्या कर रही है, बस इंक्वायर कर रही है और एडवाइस दे रही है, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेट करती है और डिस्कस करती है। ये कोई अपना फाइनल डिसीजन नहीं लेता और साथ ही साथ इसका जो डिसीजन रहेगा वो कोई बाइंडिंग नहीं रहेगा। तो देखिए इसके और इसीलिए जो काउंसिल बनाई गई है इसके द्वारा, जैसे कि सेंट्रल काउंसिल फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया, सेंट्रल काउंसिल फॉर लोकल गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, इसी तरह से 4 रीजनल काउंसिल बनाए गए जैसे सेल टैक्स हो गया जिसमें नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न जोन में बनाए गए, ठीक है, कौन से, ये जो सेल टैक्स है। तो इस तरह से अलग अलग काउंसिल बनाए गए इंटर स्टेट काउंसिल जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर बनाई गई है। अब देखो इसको बनाया कैसे गया है, इसको बनाया गया सरकारिया कमीशन के द्वारा जो कि लाया गया था 1983 से 88 में। और इस कमीशन ने, इस सरकारिया कमीशन ने बोला कि अंडर आर्टिकल 263 क्या करिए, परमानेंट एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाइए और उसका क्या नाम रहेगा, इंटर गवर्नमेंट काउंसिल रहेगा। ये मेनली कौन बताया, सरकारिया कमीशन ने बताया। और क्या बताया इसने ये बताया कि जो हमने ये जो देखा है कि एक तो इन्वेस्टिगेट करेगा, ये जो हमने देखा है कि ये इन्वेस्टिगेट करेगा, साथ ही साथ डिस्कस करेगा जो भी कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें रहेगा। देन ये क्या करेगा, रिकमेंड देगा एक बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, ये इसका काम रहेगा इस इंटर स्टेट काउंसिल का। और ये किसने बताया, ये मेनली बताया इस सरकारिया कमीशन ने बताया था। तो इस कमीशन के रिकमेंड को जनता जो गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, जनता गवर्नमेंट हेडेड बाय द वीपी सिंह, इसने इस्टेब्लिश किया इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में। और इसमें मेंबर कौन कौन रहेंगे, इसमें मेंबर रहेंगे सबसे पहले तो चेयरपर्सन रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, देन जो अदर मेंबर रहेंगे जिसमें चीफ मिनिस्टर रहेंगे, देन जो यूटीज रहेंगे उनके चीफ मिनिस्टर रहेंगे जिसमें लेजिस्लेचर रहेगी, साथ ही साथ जिस यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर नहीं रहेगी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे, देन गवर्नर रहेंगे जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा रहेगा, देन
6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, जिसमें होम मिनिस्टर रहेगा और जो भी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा मेंबर वो रहेंगे। और साथ ही साथ इसमें 5 और मेंबर रहेंगे जो कि मेनली कैबिनेट रैंक के रहेंगे या मिनिस्टर ऑफ द स्टेट रहेंगे, जिसके पास इंडिपेंडेंट चार्ज रहेगा। और ये जो काउंसिल रहेगी ये क्या है, मेनली रिकमेंडिंग बॉडी है। तो ये जो भी इंटर स्टेट या सेंटर स्टेट या सेंटर यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड जो भी मतलब चीज़ें रहेंगी उसको क्या करता है, ये डिस्कस करता है। इसके क्या क्या ड्यूटी रहते हैं इस इंटर स्टेट काउंसिल की, सबसे पहले तो ये कॉमन इंटरेस्ट को देखता है, ठीक है। उसके बाद जो भी ये रिकमेंड देता है फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन, जो पॉलिसी लाई गई है, मतलब ऐसी कोई पॉलिसी लेके आना या कोई लाई गई तो उसका किस तरह से हम अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये क्या कर सकता है, जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी मतलब स्टेट के जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस करता है, ठीक है। और इसको साल में 3 बार, ठीक है, ये 3 बार साल में इकट्ठा होता है और इस चीज़ों के ऊपर में डिस्कस करती है। इसमें स्टैंडिंग कमेटी भी होती है। ड्यूटी हमने देखा, मेंबर देखा हमने, इसमें स्टैंडिंग कमेटी होती है जिसको सेटअप किया गया था 1996 में, ठीक है। और इस स्टैंडिंग कमेटी में कौन कौन होता है, सबसे पहले तो यूनियन होम मिनिस्टर होता है एज अ चेयरपर्सन, देन यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं इसमें 5, देन 9 चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। इस तरह से इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। साथ ही साथ इसमें सेक्रेटरीट होती है जो कि इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट बोला जाता है जिसको, और इसको सेटअप किया गया था 1991 में, ठीक है। तो इस तरह से मेनली ये इंटर स्टेट काउंसिल होती है जो किसके द्वारा किसके रिकमेंडेशन बनाई गई, सरकार या कमीशन के रिकमेंडेशन बनाए गए। इसमें मेंबर कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर होता है यूनियन टेरिटरी का, साथ ही साथ गवर्नर होता है जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा है, देन 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ड्यूटी क्या क्या होती है इसकी ड्यूटी क्या क्या होती है, जैसे कि जो भी कॉमन इंटरेस्ट रहेगा सेंटर और स्टेट का वो बताना, उसको डिस्कस करना, इन्वेस्टिगेट करना उसको, साथ ही साथ रिकमेंड करना बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, जो पॉलिसी लाएंगी वैसी पॉलिसी जो बेटर कोऑर्डिनेट लेके आ सकती है। साथ ही साथ क्या करेगा, ये जनरल इंटरेस्ट को डिस्कस करेगा, डेलिब्रेट करेगा। बात करेंगे स्टैंडिंग कमेटी की, तो स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, एक परमानेंट कमेटी होती है जिसके अंदर में जो चेयरपर्सन रहेंगे वो कौन रहेंगे, होम मिनिस्टर रहेंगे। देन इसमें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स रहेंगे 5, ठीक है, 5 यूनियन कैबिनेट में रहेंगे, और 9 कौन रहेंगे, चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो इस तरह से स्टैंडिंग कमेटी होती है। देन सेक्रेटरीट की बात करें तो इसमें इसको असिस्ट करने के लिए, इस स्टैंडिंग कमेटी को असिस्ट करने के लिए क्या होती है, ये सेक्रेटरीट होती है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1991 में। इस तरह से ये इंटर स्टेट काउंसिल होती है। अब बात करेंगे हम पब्लिक रिकॉर्ड, ठीक है, पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग। देखिए पब्लिक एक्ट क्या होता है, पब्लिक एक्ट जो भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव जो भी एक्ट होते हैं गवर्नमेंट के उसको पब्लिक एक्ट बोला जाता है। और पब्लिक रिकॉर्ड क्या होता है, जो भी ऑफिशियल बुक हो गया या रजिस्टर हो गया, रिकॉर्ड हो गया, ये सब क्या हो गए, पब्लिक एक्ट और पब्लिक रिकॉर्ड हो गया। तो यहाँ पे मेनली ये बताया गया है कि पार्लियामेंट जो है अपने लॉ के जरिए, पार्लियामेंट बाय लॉ क्या कर सकती है, ये जो भी पब्लिक एक्ट हो गया या पब्लिक रिकॉर्ड हो गया इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसके मैनर्स को, इसके प्रोसीडिंग को। मतलब ये कि मान लीजिए कि किसी स्टेट में कोई और एक्ट है और किसी स्टेट में कोई और एक्ट है, तो इसमें जो पार्लियामेंट है अपने लॉ के जरिए ये बोल सकता है, मतलब ये रिकॉग्नाइज करेगा। पहली बात तो ये जो भी पब्लिक एक्ट और पब्लिक रिकॉर्ड है इनके मैनर्स को, और दूसरी चीज़ ये कि इनकी जो भी कंडीशन रहेंगी इनको प्रूव करने की, इन रिकॉर्ड को इनको रिकॉग्निशन देगा पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये एक्ट, रिकॉर्ड और जो भी प्रोसीडिंग रहेगी इनके मैनर और इनकी जो कंडीशन रहेंगी प्रूव करने की, इसको रिकॉग्नाइज देगा पार्लियामेंट, ठीक है। मतलब हर एक स्टेट के अलग अलग पब्लिक एक्ट हो सकते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो उनके जो मतलब ये सभी एक्ट को, रिकॉर्ड को अगर एक स्टेट का अगर एक्ट और रिकॉर्ड दूसरे स्टेट में अगर यूज़ करना है तो उसका मैनर किस तरह से रहेगा, उसकी कंडीशन क्या रहेंगी प्रूव करने की, तो ये सभी जो रिकॉग्नाइज करेगा वो कौन, किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास है। और जो फाइनल जजमेंट रहेगा, ठीक है, सिविल कोड का, वो भी एग्जीक्यूट होगा पूरे देश में, ठीक है। तो ओनली सिविल जो एक्ट रहेंगे उसी को एग्जीक्यूट किया जाएगा पूरी देश में, और इसमें क्रिमिनल एक्ट नहीं इंक्लूड किया गया है। तो जो भी पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड और जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग रहेगी पूरे देश में क्या होगी, वो एग्जीक्यूट होगी। और इसके लिए मतलब पब्लिक एक्ट और पब्लिक रिकॉर्ड के लिए इनका जो मैनर है वो कौन डिसाइड करेगा, मतलब प्रूव करने का, और पार्लियामेंट करेगा अपने लॉ के जरिए, ठीक है।
और ये जो भी फाइनल जजमेंट आएगा किसी भी सिविल कोर्ट से वो पूरे देश के ऊपर में अप्लीकेबल या हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूट हो सकता है सिविल लॉ को, मतलब सिविल लॉ सिर्फ क्रिमिनल लॉ नहीं। अभी अभी हम समझेंगे इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इसका जिक्र किया गया आर्टिकल 301 से लेके 307 तक पार्ट 13 में। 301 में ये लिखा गया कि जो ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स जो होता है पूरे देश में वो क्या होगा, फ्री होगा। देन पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कुछ इंपोज कर सकता है रेस्ट्रिक्शन, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, ये जो फ्री दिया गया है, ठीक है, जो भी ट्रेड कॉमर्स या जो भी इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटोरी ये जो फ्री दिया है इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ला सकता है एज पर द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में क्या आएगा, पब्लिक इंटरेस्ट आएगा। देन जो स्टेट लेजिस्लेचर है ये भी रेस्ट्रिक्शन ला सकता है पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए, लेकिन ये अप्रूव किया जो भी बिल लेके आएगा स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, तो इसके लिए जो प्रीवियस सैंक्शन है वो प्रेसिडेंट का होना जरूरी है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है टैक्स से रिलेटेड, मतलब दो स्टेट अगर किसी स्टेट में दूसरे अलग अलग स्टेट अगर व्यापार करते ट्रेड करते तो इस केस में टैक्स से रिलेटेड कोई स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। मतलब ऐसे नहीं कि एक स्टेट क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है वो एक स्टेट से टैक्स सेम चीज़ के ऊपर कुछ और लगा रहा है और दूसरे स्टेट के ऊपर कुछ और टैक्स लगा रहा है सेम चीज़ के ऊपर, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर। देन सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी ट्रेड क्या कर सकता है, ट्रेड का नेशनलाइजेशन कर सकता है, उसके ऊपर अपनी मोनोपोली ला सकता है, ठीक है, देश के इंटरेस्ट के लिए, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मेनली ये पावर हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास में। अब बात करेंगे हम जोनल काउंसिल का। जोनल काउंसिल ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई गई है, इसमें संविधान का प्रोविजन नहीं है, इस मतलब संविधान के अंदर में इसका जिक्र नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई गई है। तो कौन सा पार्लियामेंट एक्ट है, दैट इज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 है इसके द्वारा ये मेनली जोनल काउंसिल बनाई गई है, स्टैट्यूटरी बॉडी। इसमें नॉर्दर्न जोनल हो गया, सेंटर, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सर्दर्न, इस टाइप से मेनली 5 जोनल काउंसिल बनाई गई है। देखिए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इसको फॉर्म करने के। सबसे पहले तो नेचुरल डिवीजन, देन रिवर सिस्टम, कम्युनिकेशन, मतलब ये मेनली क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं जिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए उस एरिया के अंदर में, तो उसके बेस पे मेनली ये जो जोनल काउंसिल है ये बनाई जाती है। दिस और मेनली द फैक्टर दैट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल फॉर्मेटिंग द जोनल काउंसिल। इसमें मेंबर कौन कौन होंगे, सबसे पहले तो सेंट्रल होम मिनिस्टर रहेगा, देन चीफ मिनिस्टर रहेंगे और 2 मिनिस्टर रहेंगे हर एक स्टेट्स के, ठीक है, ईच जोन से। देन जो भी यूटीज रहेंगे जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे, ये इसके मेंबर रहेंगे। देन ये क्या एडवाइस करता है, देखिए सॉरी इसमें एडवाइजर्स होते हैं जैसे चीफ सेक्रेटरी हो गया या डेवलपमेंट कमिश्नर होते हैं इस स्टेट के, ये दोनों यहाँ पे एडवाइजर रहेंगे, मेंबर के साथ ही साथ यहाँ पे एडवाइजर रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी और डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ द ईच स्टेट, ठीक है। तो ये हो गया जोनल काउंसिल जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा बनाई गई। इसमें नॉर्दर्न, सेंटर, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सर्दर्न इस टाइप से 5 जोन है। ये मेनली इस फैक्टर के बेस पे बनाई जाती है, नेचुरल डिवीजन, रिवर सिस्टम, कम्युनिकेशन, कल्चर, लिंग्विस्टिक, देन इकोनॉमिक, जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए इसके बेस पे ये जोनल काउंसिल बनाई जाती है। इसके मेंबर रहेंगे सेंट्रल होम मिनिस्टर, देन चीफ मिनिस्टर, टू मिनिस्टर रहेंगे हर एक स्टेट के, ईच जोन के, देन एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है ये, और यहाँ पे एडवाइजर रहेंगे जैसे चीफ सेक्रेटरी और डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ द ईच स्टेट। इसमें जो चेयरमैन रहेगा वो कौन रहेगा, होम मिनिस्टर रहेगा, और जो सीएम रहेंगे वो वाइस चेयरमैन रहेंगे, टर्न बाय टर्न रोटेशन के द्वारा 1 साल के लिए, ठीक है, फॉर द 1 ईयर। देखिए इसका एम क्या है, मेनली इसका एम है कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन प्रमोट करना बिटवीन द स्टेट, यूटीज और सेंटर के बीच में। देन डिस्कस करना मैटर्स को जो मेनली इकोनॉमिक, सोशल प्लानिंग या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड हो या इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, ये मैटर्स, इस टाइप के मैटर्स को डिस्कस करना। देन ऑब्जेक्टिव क्या होता है जोनल काउंसिल का,
इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि मेनली इमोशनल इंटीग्रेशन बनाना, अवॉइड करना रीजनलाइजेशन, ठीक है, साथ ही साथ इकोनॉमिक एडवांसमेंट की तरफ ध्यान देना, सेंटर स्टेट कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, स्पीडी एग्जीक्यूट करना जो भी मेजर प्रोजेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम बना के रखना सेंटर और स्टेट के बीच में, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं इन सभी जोनल काउंसिल के, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर में क्या क्या समझा। सबसे पहले तो हम ये देखें कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में समझा, ठीक है, जिसमें हमने 2 एक्ट समझे। सबसे पहले तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, देन दूसरा हमने देखा कि रिवर बोर्ड एक्ट 1956, ओके। देन हमने इंटरस्टेट काउंसिल देखा। इंटरस्टेट काउंसिल में हमने ये देखा किस तरह से इंटरस्टेट काउंसिल के मेनली काम होते हैं, किस तरह से उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। सरकार या कमीशन देखा हमने, उसके रिकमेंडेशन के बेस पे मेनली इंटरस्टेट काउंसिल बनाया गया था, जो जनता गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, 1990s में। इस उनके मेंबर देखे हमने। देन हमने पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड और जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में जाना, किस तरह से एक एक्ट मतलब एक स्टेट के दूसरे स्टेट में, या मान लीजिए एक स्टेट के पूरे देश में किस तरह से हम जो भी पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड या जुडिशियल प्रोसीडिंग है उसको हम रिस्पेक्ट देते, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, फुल फेथ देते, क्रेडिट देते। देन हमने क्या देखा, इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स देखा, जो कि मेनली 301 से लेके 307 पार्ट 13 के अंदर में इसका प्रोविजन दिया गया इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स का, जिसमें हमने 101 आर्टिकल देखा, जो मेनली क्या करता है, एक 301 क्या बोलता है कि पूरे देश में क्या होगा, फ्री होगा इंटरस्टेट एंड कॉमर्स को। फिर हमने कुछ एक्सेप्शन देखा, ठीक है, एज पर द पब्लिक इंटरेस्ट के बेस पे किस तरह से मेनली जो रीजनेबल या हम बोल सकते हैं कि इम्पोज किया जा सकता है रेस्ट्रिक्शन पार्लियामेंट के द्वारा और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। एट लास्ट हमने देखा जोनल काउंसिल, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा किस तरह से जोनल काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बनाई गई स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1950 की तरह। 5 जोनल काउंसिल है, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सर्दर्न। देन हमने इनके मेंबर के बारे में जाना। होम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते, फिर सीएम जो होते जोनल काउंसिल के टर्न बाय टर्न रोटेशन से वाइस चेयरमैन रहते। फिर हमने इसके जो भी ऑब्जेक्टिव है जोनल काउंसिल के, ठीक है, ये मेनली कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। इस तरह से हमने सारे के सारे टॉपिक, मतलब मेनली हम जो इंटर स्टेट है, मतलब स्टेट के बीच में किस तरह से कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और जो भी वाटर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं उनको किस तरह से बना अच्छा, मतलब इनका जो रिलेशन है वो किस तरह से अच्छा बन सकता है, उसके लिए क्या क्या संविधान के अंदर में प्रोविजन है, ये मेनली हम इस वीडियो के अंदर में देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस, ओके, इमरजेंसी प्रोविजन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।